फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट की क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू आगे करेंगे। वर्ण विचार के अंदर देखिएगा, कल हमने वर्ण के टाइप पढ़े थे। तो वर्ण के टाइप कितने होते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण के दो टाइप होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमने पढ़ा था कि जिनका उच्चारण निर्बाध तरीके से होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर तीन टाइप के होते हैं, हर्षो, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद देखिएगा, हमने पढ़ा था व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण है स्वरों की सहायता से होता है, उनको क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। व्यंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 के 52 वर्णों को एक बार हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। आज हम कुछ बेसिक पॉइंट करेंगे उन्हीं के, जैसे कुछ डेफिनेशंस रह गई थी। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें अयोगवा की, अयोगवा क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों से मेल रखते हैं और ना ही व्यंजनों से, और ना ही व्यंजनों से, वो कहलाते हैं अयोगवा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो अयोगवा है ना, अयोगवा स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। स्वरों के बाद में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? तो दो होते हैं अयोगवा, एक अंगय और एक अ है। एक अंगय और एक अ है। जो अंगय होता है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और जो अह है, इसको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग। अह को विसर्ग भी बोलते हैं। अब ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, तो ये भी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनुस्वार क्या होगा? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक द्वार से बाहर आए, नाक द्वार से बाहर आए, उन वर्णों को कहा जाता है अनुस्वार। ऐसे ही एक टर्म होती है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक व मुख दोनों से बाहर आए, दोनों से बाहर आए, ऐसे वर्णों को कहा जाता है अनुनासिक। जैसे हमने 5 वर्ग पढ़े थे व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजनों के, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। इन 5 वर्गों के जो अंतिम 5 वर्ण होते हैं, ये पंचम वर्ण क्या होते हैं? सारे के सारे अनुनासिक होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या होता है भाई? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु
वायु केवल मुख से बाहर आए, वायु केवल मुख या मुंह से बाहर आए, मुंह से बाहर आए, उनको कहा जाता है निर्नुनासिक। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अनुनासिक होते हैं उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगता है, और जो अनुस्वार होते हैं उनके ऊपर ये वाला बिंदु लगता है, सिंपल बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिएगा कुछ टर्म और भी हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कल की क्लास में हमने ये सारे पढ़ लिए थे। उत्क्षिप्त कौन से हैं, स्पर्श कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं। जैसे दो होते हैं अड़ और एक ढ, अड़ और ढ, ये दो हमारे उत्क्षिप्त होते हैं। इसके नीचे बिंदु आएगा अड़ और ढ, ये वाले दोनों क्या हैं, उत्क्षिप्त। परिभाषा क्या होती है, उत्क्षिप्त होता क्या है। उत्क्षिप्त वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ का अगला भाग है वो तालु को एक झटके के साथ स्पर्श करके पीछे हटता है। लिखिएगा जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग, जीवा का अग्रभाग तालु को झटके के साथ, तालु को झटके के साथ स्पर्श करके हट जाता है, हट जाता है। ऐसे वर्णों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा एक टर्म होती है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु, दांत, होठ आदि के साथ सटाने से उच्चारित होते हैं, ठीक है, और पूर्ण रूप से कहीं भी स्पर्श नहीं हो पाते, उनको कहा जाता है अंतस्थ। लिखिएगा जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है, जीभ तालु, दांत और होठ के साथ, होठ के साथ सटती है, सटती है, परंतु पूर्ण रूप से कहीं स्पर्श नहीं होती, पूर्ण रूप से कहीं स्पर्श नहीं होती, कहीं स्पर्श नहीं होती, स्पर्श नहीं होती, उनको कहा जाता है अंतस्थ। देखिएगा अंतस्थ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं 4 अंतस्थ? 4 अंतस्थ हैं य, र, ल और व। य, र, ल और व। य, र, ल वो जो है इन चारों को भी अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे इनमें से य और व
इनमें से यह और वह, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वरों के जैसा है और ना ही इनका उच्चारण व्यंजनों के जैसा है, यानी कि इनके उच्चारण में स्वरों से ज़्यादा समय लगता है और व्यंजनों से कम समय लगता है, इसलिए कहा जाता है इनको अर्धस्वर। उसके बाद जो र है, इस र को कहा जाता है परकंपित। परकंपित, इसी को लुंठित भी कहा जाता है। लुंठित, प्रकंपित या लुंठित क्या होता है भाई? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आपको कंपन महसूस होगी, यानी कि एक वाइब्रेशन फील होगी, घर्षण सा फील होगा, और जीभ जो है वो पीछे की तरफ थोड़ी फोल्ड होती है, इसलिए कहा जाता है इसको लुंठित या प्रकंपित। लय जो है इसको कहा जाता है पार्श्विक। लय को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। अब ये पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक का अर्थ होता है जब आप लय का उच्चारण करते हो तो उच्चारण करते समय जीभ जो है आपके वो दंत मूल के साथ सट जाती है, और जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो दोनों साइड से, पार्श्व एरिया से बाहर आती है, यानी कि जीभ के दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या होता है? ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या होता है? इनके उच्चारण में विशेष प्रकार का घर्षण होता है, यानी कि एक संघर्ष लगता है। ठीक है, विशेष प्रकार का घर्षण होता है। उच्चारण करते समय विशेष प्रकार का घर्षण होता है। विशेष प्रकार का घर्षण होता है। घर्षण होता है, विशेष प्रकार का घर्षण होता है। और उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा की प्रकृति या वायु की प्रकृति, फेफड़ों से निकलने वाली वायु की प्रकृति उष्ण होती है। निकलने वाली वायु की प्रकृति उष्ण होती है। उष्ण होती है, इसलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं? श, श और है, ये चार हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब देखिएगा, इनके उच्चारण स्थान भी पूछे जाते हैं। इन सभी के उच्चारण स्थान भी पेपर में पूछे जाते हैं। उससे पहले देखिएगा एक बार संयुक्त वाली टर्म और देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने हैं। अलग अलग व्यंजनों के योग से बने हैं, उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे कष्य, त्र, ज्य और श, ये हमने कल देख लिया था कि किस किस के योग से बने हुए हैं। उसके बाद दो तीन टर्म और देखिएगा। एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। किसके आधार पे है ये जो है फेफड़ों से निकलने वाली वायु के आधार पर
जो है व्यंजनों को या स्वर और व्यंजनों को जो टोटल वर्ण है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर या व्यंजन, ऐसे वर्ण लिख लो आप, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली, फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु, प्राणवायु की मात्रा, की मात्रा अल्प, अल्प देखो अल्प का अर्थ होता है कम, यानी कि मात्रा कम हो, वायु की मात्रा क्या हो? कम हो, उनको कहा जाएगा अल्प प्राण। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो अल्प प्राण है ना, देखो स्वर, स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों से कम समय लगता है, यानी कि वायु की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें 25 स्पर्श की, 25 स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करें तो इन 25 स्पर्श में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं भाई? अल्प प्राण होते हैं। हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। य, र, ल, व के उच्चारण में स, श, श, ह से कम समय लगता है, तो ये भी क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। उसके बाद देखिएगा अगली जो टर्म है वो है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा, फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु की मात्रा, की मात्रा ज़्यादा हो, प्राणवायु की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, उनको कहा जाएगा महाप्राण। महाप्राण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा चौथा वर्ण, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण किसका? स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें ऊष्म की, ऊष्म व्यंजनों की अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। उसके बाद देखिएगा जो वर्ण हैं इनका स्वर तंत्रियों के आधार पर भी विभाजन किया गया है। स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक वर्ण होते हैं अघोष, अघोष यानी कि ए का मतलब नहीं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उनको कहा जाएगा अघोष। क्या कहा जाएगा उनको? अघोष।
अगर हम बात करें शपरस व्यंजनों की, अगर हम बात करते हैं शपरस व्यंजनों की, शपरस व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा भाई? पहला और दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। अगर हम बात करें सघोष क्या होता है? सघोष, सघोष की अगर हम बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है, उनको क्या कहा जाएगा? सघोष कहा जाएगा। अगर हम बात करें इन 25 शपरस व्यंजन की, अगर हम शपरस व्यंजनों की बात करें, शपरस व्यंजनों की अगर हम बात करें तो शपरस व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अंतस्थ की अगर हम बात करें, अंत्यस्थ की अगर हम बात करें तो अंत्यस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं भाई? सघोष होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन भी क्या होंगे? सघोष होंगे। अगर हम बात करें अघोष की तो इसमें देखिएगा है, एक है और आएगा, है भी क्या होता है? सघोष होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजनों की, ऊष्म व्यंजनों की अगर हम बात करें, 3 ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष होते हैं। तीनों श, तीनों श जो होंगे वो हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। है हमारा क्या होता है? सघोष होता है, क्योंकि है का उच्चारण जो है वो स्वरों की भांति होता है। है का जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा। कहाँ से होगा? कंठ से होगा। तो है क्या है हमारा? सघोष है। ये थे सघोष और अघोष वर्ण। ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक सघोष और एक अघोष। सघोष क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो होते हैं अघोष। और वो कौन कौन से हैं? अगर शपरस व्यंजनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होते हैं भाई? अघोष होते हैं। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजनों की तो ऊष्म व्यंजनों में श, श, स जो होते हैं, तीनों श हमारे क्या होंगे? तीनों के तीनों श हमारे अघोष होते हैं। है हमारा क्या होता है? है सघोष होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अंत्यस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। वे भी क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। अगर हम बात करें स्वरों की, स्वरों की, स्वर भी क्या होते हैं? स्वर भी सघोष होते हैं। स से स्वर, स से सघोष, स से स्वर, स से सघोष, ऐसे याद रख लेना। स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब देखिएगा जो हमारा थोड़ा सा बचा है वो बचा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बचा हमारा। पेपर के अंदर पूछा जाता है किसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो स्वरों का उच्चारण हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ए और आ का जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा। ई का जो उच्चारण होगा वो तालु से होगा। ऊ का जो उच्चारण होगा वो ओष्ठ्य होता है। उसके बाद री जो होता है वो मूर्धन्य होता है। री के बाद देखिएगा ए, ऐ, ओ, औ 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। और इन संयुक्त स्वरों का उच्चारण जो होगा वो भी क्या होगा? संयुक्त होगा। तो देखिएगा ए, ऐ का जो उच्चारण होता है ना, ए, ऐ किस किस के मेल से बने हैं? ए, आ और ई के मेल से बने हैं। ए, आ क्या होता है? कंठ है। ई क्या होती है? तालव्य है। तो ए, ऐ का उच्चारण क्या हो गया? कंठ तालव्य है। ऐसे ही ऊ और ऊ से मिलके बने हैं क्या? ए, आ के साथ ऊ मिलने से ओ बने हैं, तो उनका हो गया कंठोष्ठ। आज हम बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। व्यंजनों का उच्चारण स्थान अगर हम देखें, व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है भाई। इनमें से देखिएगा पहले हम शपरस की बात करते हैं। शपरस व्यंजनों की अगर हम बात करें तो शपरस व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो 5 वर्ग? कै वर्ग,
कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। बिल्कुल सिंपल सा है, इनको याद रखना। कै वर्ग का जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा, कै वर्ग का जो उच्चारण होगा ना वो कंठ से होगा, तो ये हो गए कंठ्य व्यंजन, कंठ्य व्यंजन। इनका जो उच्चारण होता है, उच्चारण इनका कंठ से होगा। कहाँ से होगा? कंठ से इनका उच्चारण होगा। चै वर्ग, चै वर्ग के बाद देखो कंठ से अगर हम आगे आए तो कंठ से आगे तालु होता है। क्या होता है? तालु। तो ये हो गए, तालु से उच्चारण होगा तो ये तालव्य हो गए, तालव्य। ठीक है, तालु से उच्चारण होगा तो क्या हो गए? तालव्य। टै, ठै, डै, ढै, डै, अण। अगर इनकी बात करें तो उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारी वो बिल्कुल ऊपर के पार्ट से टच होती है, और ऊपर का पार्ट क्या होता है? मूर्धा होता है। तो इनका जो उच्चारण होगा वो मूर्धा से होता है, री की तरह इनका उच्चारण होता है। तो ये हो गए मूर्धन्य, मूर्धन्य। उसके बाद देखिएगा तै, थै, दै, धै, नै। अगर इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो दांतों के साथ टच होता है, तो ये क्या हो गए? दंत्य, दंत्य। दांत की हेल्प से इनका उच्चारण होता है। पै, फै, बै, भै अगर हम इनका उच्चारण करें तो हमारा अपर लिप और लोअर लिप जो है एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो ये हो गए ओष्ठ्य। होंठ से होता है, होंठ से इनका उच्चारण होता है, तो इनको ओष्ठ्य भी कहा जाता है, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य इनको कहा जाता है। ये हमारे 25 सप्रस व्यंजन हैं। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें अंतस्थ का उच्चारण की, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण की अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, रै, ल और व। य, रै, ल और व, इनका जो उच्चारण है वो भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर हम बात करें य की, य की अगर हम बात करें, य उच्चारण करके देखो, कंठ से थोड़ा आगे प्रेशर फील होगा, इसलिए यह क्या है? यह तालव्य है, इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु से उच्चारण होगा तो क्या हो जाएगा? तालव्य। रै, रै की अगर हम बात करें तो उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मूर्धा के साथ टच होती है और घर्षण करती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होगी आपको, तो ये होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ये क्या है? रै, मूर्धन्य है। ल, ल की बात अगर हम करें तो ल क्या है? ल वर्त्स्य है। ल, ल क्या है? वर्त्स्य। वर्त्स्य होता है दांतों की जो जड़ मसूड़ों के साथ टच हो, जो मसूड़ों के साथ जब जीभ टच होती है उच्चारण करते समय, जब मसूड़ों के साथ हमारी जीभ टच होती है उच्चारण करते समय, उसको बोला जाता है वर्त्स्य। तो ल क्या है? वर्त्स्य। व का उच्चारण करोगे तो उच्चारण होगा होठों की सहायता से, तो ये हो गया ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक है, साथ में आप इसको दंतोष्ठ भी बोल सकते हो, क्योंकि दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता लगती है, तो दांत, दंत और ओष्ठ दोनों की हेल्प होती है, तो इसको आप दंतोष्ठ भी बोल सकते हो, दंतोष्ठ भी इसको बोल सकते हो। उसके बाद देखिएगा हमारे पास क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का उच्चारण स्थान भी पेपर में पूछा जा सकता है, ऊष्म व्यंजन। अगर हम ऊष्म की बात करें, ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से? श, स, स्य और है। इनके उच्चारण स्थान भी इम्पोर्टेंट हैं। पहले वाला जो श है, शलगम वाला, ऐसे आपको उच्चारण समझ में नहीं आएगा, आप एक प्रोनाउंसिएशन करके देखो, शादी, शादी, शादी में यूज होता है ना ये शादी। तो उच्चारण करते इसमें श जब आप उच्चारण कर रहे हो तो प्रेशर हमें कंठ से थोड़ा आगे फील होता है, और कंठ से आगे की जगह होती है तालु, तो ये तालु से इसका उच्चारण होगा, इसलिए ये क्या है? तालव्य श है, तालव्य श। अगर हम बात करें षटकोण वाले श की, षटकोण वाले श की अगर हम बात करें तो आप उच्चारण करके देखो, षटकोण, षटकोण। तो उच्चारण करते इसमें जीभ का पीछे का जो भाग है ना वो मूर्धा से टच होता है, तो इसका उच्चारण मूर्धा की हेल्प से होता है, यह है मूर्धन्य, मूर्धन्य श।
उसके बाद बचा हमारे पास सड़क वाला स, उच्चारण करके देखो सड़क। सड़क जब आप बोलोगे ना तो दांत आपस में टच होते हैं, तो ये वाला जो है ये दंत्य है, दंत्य स है ये वाला। है का जब आप उच्चारण करते हो ना तो इसका उच्चारण ए के समान होता है, ए हमारा कंठ होता है, तो ये भी क्या है, कंठ है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ है, इसका उच्चारण क्या होगा, कंठ से होगा। अब अगर हम बात करें हमारे 4 संयुक्त व्यंजनों की, संयुक्त व्यंजन देखो पहली बात तो ये कि वो जो बने हैं वो 2 व्यंजनों के योग से बने हैं और दोनों का उच्चारण अलग अलग जगह है, इसलिए उनका जो फिक्स उच्चारण स्थान है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। 2 बचे हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन, उनका भी उच्चारण स्थान जो है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि जीभ है वो कई पार्ट से टच होती है, ठीक है, तो उनका भी उच्चारण स्थान जो है प्रॉपर हम नहीं बता सकते। ये थे व्यंजनों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है ये और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हमारा वर्ण विचार वाला टॉपिक जो है वो हुआ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।